चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले कहीं पे भी जीरो मानना होता है, जहां आपका मन करे उसको हम रेफरेंस पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे हम रेफरेंस मान लेते हैं ना कहीं पे, वैसे भी हम सर्किट में भी मान सकते हैं। आप इसको 0 मानो, 10 मानो, 20 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके हिसाब से फिर आप हर जगह पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे भी रास्ता मिलेगा घूम घाम के। अगर पोटेंशियल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि इस सवाल में हो गया। अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर रेजिस्टेंस के दोनों तरफ आपको पोटेंशियल पता लग गए, जिससे आप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे तो करंट आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ कि क्या। अब करो इस सवाल को, फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच। सभी ब्रांचों में करंट बताओ कितना होगा। सभी ब्रांचों से करंट बताओ कितना होगा। करो, कैसे करोगे। तो इसमें भी आप क्या करोगे, एक जगह पे आप बोलोगे कि सर आपने सिखाया कि ऐसे जब सर्किट दिखे तो कहीं पे भी जीरो मान लो, डिस्ट्रीब्यूट करो। भाई ठीक है, मान लो कहीं पे भी जीरो, जहां मन करे मान लो। कितना था ये ठीक है, तो यहाँ कहीं पे भी आप जीरो मानोगे तो क्या आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे पूरे सर्किट में कि नहीं कर पाओगे, बताओ। नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे आपने मान लो यहीं पे जीरो मान लिया, जहाँ पे पिछले सवाल में माना था, आप कहीं पे भी मान लो, यहाँ जीरो मान लिया, तो अब इसमें इधर की साइड चलोगे तो रेजिस्टेंस आ गया, और रेजिस्टेंस को हम पार नहीं कर सकते जब तक कि हमें करंट की वैल्यू नहीं दी गई हो। हाँ, यहाँ से हम पार कर सकते हैं कि अगर यहाँ जीरो है, ये प्लस है, तो प्लस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा -40। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका पोटेंशियल हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो हमें कुछ लॉ सीखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लॉ बोलता है कि जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। मान लो आपने कोई जंक्शन ढूंढ लिया, कोई जंक्शन बन गया, मान लो ये जंक्शन। तो मान लो भैया यहाँ से करंट I1 आ रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट आपने अपने खुद से ही मानना है, जिधर मानना है मान लो। आपने मान लिया यहाँ से I2 करंट आ रहा है, और यहाँ से I3 करंट जा रहा है, और यहाँ से I4 करंट जा रहा है। तो इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ जंक्शंस लॉ भी कहते हैं, है ना। ये लॉ जंक्शन पे लगता है। ये कहता है कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अब आपने यहाँ पे डायरेक्शन मान ली I1, I2, I3 और I4, उन सबकी डायरेक्शन भी आपने बता दी कि ये ऐसे आ रहा है जंक्शन की तरफ और ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो किरचॉफ ने बोला कि यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। ये लॉ हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ बोल दो, या इसको कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, अब इसको लगाते कैसे किसी क्वेश्चन में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ध्यान से देखना आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने सीखा है वही इसमें मैं लगा रहा हूँ। पहले कहीं पे भी जहां मन किया वहां जीरो मान लो। तो ऊपर मान लेते हैं या नीचे मान लो, जैसा कि आपको ठीक लगे। यहाँ मान लेते हैं जीरो, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ आए सबसे पहले इस वाली ब्रांच में। इस वाली ब्रांच में आए तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस आया तो अपोजिट साइन माइनस लगाएंगे, यानी कि ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ कितना आएगा पोटेंशियल, -20। वैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया, -20, क्योंकि प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, ज्यादा से कम पे आ रहे हैं, पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आप माइनस से प्लस पे आ रहे हो, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर माइनस आ रहा है तो प्लस लगाओगे, तो 0 + 40 कितना हो जाएगा, 40। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि ये पोटेंशियल आपको मिल गया, लेकिन इससे आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि रेजिस्टेंस आ गए।
तो अब जंक्शन लॉ लगाएंगे, देखना जंक्शन लॉ क्या होता है। तो पहले जंक्शन ढूंढो। तो भैया ये जंक्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ से तीनों साइड से ऐसे करंट आते हुए दिख रहा है मुझे कि हाँ भाई यहाँ से भी कुछ आ जाएगा, यहाँ से भी कुछ आ जाएगा, यहाँ से भी कुछ आ जाएगा। अब ध्यान देना बिल्कुल, है ना, यहाँ तक तो बहुत आसान है, आगे भी बहुत आसान है। अब आपको ये पहले डिसाइड करना है कि मुझे जंक्शन लॉ लगाना है, करंट लॉ लगाना है। भाई हमने डिसाइड कर लिया करंट लॉ लगाना है, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा जंक्शन। तो हमने जंक्शन भी ढूंढ लिया। अब अगली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको करंट की डायरेक्शन माननी पड़ेगी। अब वो करंट की डायरेक्शन आपको अपने हिसाब से माननी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे हमने यहाँ मानी ना, किसी को भी आ रहा है, किसी को भी जा रहा है, किसी को भी आ रहा है, किसी को भी जा रहा है, कर दिया। तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, तो वो आपकी इच्छा है। अब आप मानो कि सर मुझे तो ऐसे मानना है कि इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2 और इधर जा रहा है I3, ऐसे मान लो। आपका मन करे नहीं इधर तो जाएगा I1, इधर भी जाएगा I2 और इधर से आएगा I3, समझ रहे हो, ये आपकी इच्छा है। अच्छा आपका मन करे नहीं मुझे तो जाना जाना ही करना है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप बोलो कि नहीं मुझे तो आना आना करना है कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तीनों साइड से आ रहा है, वो भी आप कर सकते हो। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ तो सर। आपको जैसे मानना है आप मान सकते हो, लेकिन फिर उसकी उसी हिसाब से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो अभी मैं नॉर्मल मान लेता हूँ कि भैया इधर से करंट आ रहा है I1, और मान लो I1 करंट आके दो पार्ट में ऐसे ऐसे चला गया, इधर चला गया I2 और इधर चला गया I3। मैंने ऐसे मान लिया कि I1 आया और दो पार्ट में टूट गया, इस तरीके से गया। लेकिन आप जिस तरीके से करंट मान लो, आपको इक्वेशन जो लिखोगे जंक्शन लो उसी तरह से लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे जंक्शन पे I1 करंट आ रहा है, तो ये हो गया I1 बराबर I2 प्लस I3। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत है कि किसी को? आप बोलोगे सर आपने एक चीज बोली थी अभी कि तीनों साइड से आता हुआ, मान लो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, अब क्या लिखेंगे? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। आ रहा है ना, कोई जा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, जीरो कर दो। वो ऑटोमेटिक जब आप इक्वेशन लिखोगे सॉल्व करोगे तो वो अपने आप एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे और फाइनल आंसर में अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तीनों साइड से आ ही रहे हो, जा नहीं रहे हो, पर हमने तो मान लिया। मान लो भाई, इक्वेशन सॉल्व करो, फाइनली आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ माना है I1 आया और दो पार्ट में डिवाइड, जरूरी थोड़ा ना कि फाइनल आंसर यही आए, हो सकता है यहाँ से जा रहा हो, यहाँ से आ रहा हो, यहाँ जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आगे बात समझ में? बेसिकली आपको क्या लिखना है, करंट लिखना है, ठीक। करंट लिखोगे, अब लिखते हैं करंट, चलिए। तो करंट हमेशा रेजिस्टेंस में से लिखी जाएगी, ठीक है। ओके ओके, एक चीज और, इस जंक्शन का अब देखो करंट कैसे लिखोगे, करंट कैसे लिख सकते हैं? हमने आई करंट तो मान लिया, पर करंट लिखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके एक साइड का पोटेंशियल तो पता है हमें -20, पर दूसरे साइड का पोटेंशियल तो पता ही नहीं है। यहाँ का ऐसी सेम यहाँ पे और ऐसी सेम यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस मान लेंगे x, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा x, पोटेंशियल मानेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस बोल दिया था शायद मैंने। तो हम अपनी तरफ से एक पोटेंशियल मान लेंगे x, यहाँ का और यहाँ का, ये x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ तक का मेथड आपको समझ में आया? देखो क्या किया आपने, सबसे पहले देखा कि अच्छा एक सर्किट है मुझे सॉल्व करना है, आपने कहीं पे भी आपका मन किया वहां एक जगह जीरो मान लिया, आपने इस जीरो को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, आपने हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, पर ये जीरो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, आप फंस गए। इधर रेजिस्टेंस आपको पता है, सॉरी रेजिस्टेंस को आप कूद ही नहीं पा सकते, है ना। मतलब कुल मिला के आप उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आपने डिसाइड किया कि अच्छा चलो, तीन चार ब्रांच दिख रही है, जंक्शन दिख रहा है, मैं इसमें KCL लगाता हूँ, जंक्शन लॉ लगाता हूँ, करंट लॉ लगाता हूँ, है ना। तो करंट लॉ कैसे लगाना है, उस जंक्शन पे करंट मान लो अपनी इच्छा से किधर भी, ठीक है, अपनी इच्छा से करंट मान लिया, और उस जंक्शन का पोटेंशियल मान लो अपनी इच्छा से कुछ भी, मैंने x मान लिया। फिर आपने उस x को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर दिया, इधर भी x हो गया। अब देखो पता है ना आपको, इस रेजिस्टेंस के दोनों साइड का पोटेंशियल पता है, -20 है, यहाँ x है, इसके भी दोनों साइड पता है, -20 है, x है, यहाँ पे +40 और x है। तो अब आपको करंट लिखना है, ठीक। अब करंट लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट का। तो करंट लिखना मैंने आपको सिखाया था, करंट होता है पोटेंशियल हायर माइनस पोटेंशियल लोअर डिवाइडेड बाय आर। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे हायर लोअर कैसे पता लगेगा, एक तो x और एक -20 है। बेटा यही तो बात है, आपने डायरेक्शन क्या मानी है करंट की, आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ली है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ली है, मतलब करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब -20 हायर है और x लोअर है, क्योंकि करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हायर से लोअर
पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब जैसे आपने यहाँ पे I2 ऐसे मान लिया, इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि x हायर है और -20 लोअर पोटेंशियल है। I3 आपने ऐसे मान लिया, तो आपने यहाँ मान लिया कि जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, तो आप रेजिस्टेंस के दोनों तरफ देखोगे पोटेंशियल x हायर है और 40 लोअर है। आई बात समझ में? बताओ फिर I1 में क्या लिखूं? आपको फॉर्मूला रखना है ये V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाय R। चलिए, तो V हायर कितना हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो हायर हो जाएगा -20 माइनस V लोअर कितना है x डिवाइडेड बाय R। R कितना हो जाएगा 10 बराबर I2 लिखो। I2 कैसे लिखोगे? I2 भी आप कैसे लिखोगे? V हायर माइनस V लोअर, तो आपको लिखना पड़ेगा x माइनस ऑफ -20 अपॉन 10 प्लस, अब यहाँ पे लिखोगे, ये लिखोगे x -40 अपॉन 20। देखो कई बार ऐसा मन में बन जाता है कि सर आपने देखो x माना है, x तो तीनों जगह सेम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि x यहाँ तो -20 से भी कम हो? भाई इधर हायर इधर लोअर है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी है आपने, तो ये हायर है ये लोअर है, यानी कि ये x जो है -20 से भी कम है। यहाँ पे ये -20 से ज्यादा है और यहाँ ये 40 से भी ज्यादा है, क्योंकि करंट ऐसा है। ऐसा आएगा ना मन में कि x की वैल्यू ऐसे कैसे हो सकती है, एक बार तो -20 से कम, एक बार 40 से भी ज्यादा। तो देखो यार, यही तो बात है। यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना, हमने तो यहाँ करंट का इक्वेशन बनाया है I1 बराबर I2 प्लस I3। इसको जब सॉल्व करते तो x की परफेक्ट वैल्यू आती है, वो अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर देगी, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू नहीं आएगी। x एक ऐसी वैल्यू आएगी जो सब कुछ सही कर देगी, है ना। चलो करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसमें। हो सकता है कि चलिए सॉल्व कर दो एक बार इसको, कितना आ रहा है x की वैल्यू। इसको सॉल्व किया हमने। अब x बराबर -8 मान के क्या ये तो निकल गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 8 आ गया, -8 आ गया। यहाँ का 0 माना है तब यहाँ -8 है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट होता है। खैर, तो अब आपको यहाँ से I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे बस x की वैल्यू रख दो, तो I1 I2 I3 मिलती जाएगी। लिखी थी ना आपने I1 कितनी लिखी थी? -20 माइनस x, तो ये कितनी हो जाएगी? -20 प्लस 8, क्योंकि x बराबर -8 है ना, यहां से ऐसे, तो ये कितना आ गया? माइनस में 1.2। देख लो माइनस आ गया, करंट माइनस करंट आ गया, मतलब आपने जो I1 की डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होगा। खैर एक बार अपन निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्शन देखेंगे। I2 आ गया x प्लस 20 अपॉन 10, तो ये हो गया x की वैल्यू -8 प्लस 20 अपॉन 10, तो ये भी कितना आ गया? ये आ गया 1.2। और एक बार I3 और बता दो, I3 कितना आ गया? x -40 अपॉन 20, तो -8 -40 अपॉन 20, ये हो गया -48 अपॉन 20, 2.4 एम्पियर हाँ सर। एम्पियर एम्पियर। अब देखना, तो इसका मतलब हमने जो I1 मानी है वो भी अपोजिट हो जाएगी, I2 सही है, I2 पॉजिटिव में आई है, मतलब I2 की जो डायरेक्शन हमने मानी है वो एकदम करेक्ट मानी है, और I3 भी हमने उल्टी मान ली है। ठीक, अब जरा अपन अपने डायग्राम पे आए, तो अब मैं सही एक्चुअल करंट की वैल्यू लिखने वाला हूँ। तो I1 हो गया -1.2, तो मतलब हमने जो मानी उसके अपोजिट मानो, ये ऐसे 1.2 एम्पियर। ये I1 की असली वैल्यू हो गई। I2 की वैल्यू है 1.2 एम्पियर, तो I2 हो गया यहाँ पे, ये इसकी असली वैल्यू है 1.2 एम्पियर। हमने जो डायरेक्शन मानी वो सही है, मतलब I2 जा रहा है ऐसे, I1 जा रहा है। आप सोचो, अगर I2 ऐसे जा रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, मतलब I3 कैसे आ रहा होगा? I3 ऐसे आ रहा होगा। तो इसलिए हमने जो I3 माना है वो मान लिया है अपोजिट, और ये हो जाएगा 1.2 प्लस 1.2
2.4 एम्पियर। देखा, सेट हो गया सब। तो मतलब 2.4 करंट इस तरीके से आया और ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया। x की वैल्यू -8 आई और इसने सब कुछ अपने आप एडजस्ट कर लिया। x की वैल्यू -8 आई, ठीक। तो इधर हायर इधर लोअर, तो करंट ऐसे ऐसे और ऐसे। देखा आप? तो एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। आपको ऐसा ही करना है हमेशा। पहले जीरो मानना है, जीरो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको एक जंक्शन ढूंढना है, जंक्शन का पोटेंशियल x मानना है, वहां पे करंट मान लेनी है अपने मन से, जैसा मन करे वैसा मान लो। फिर जो आपने माना है उसी हिसाब से इक्वेशन लिखनी है, ठीक। तो मैंने रेड कलर से माना था, ठीक है। तो आप कभी रिवाइज करो तो ध्यान रखना, जो रेड कलर से डायरेक्शन लिखी हुई है करंट की वो हमने मानी है। जैसे I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर, तो उसी हिसाब से इक्वेशन लिखी। अब जो मान ली करंट की डायरेक्शन, वही करंट की डायरेक्शन हमें लिखनी है। तो करंट हमेशा हायर माइनस लोअर लिखते हैं। तो हायर कौन सा लिखेंगे भैया? करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ली, इसका मतलब आपने इसको हायर और इसको लोअर ले लिया है। बस यहीं पे गलती होती है, हम करंट की डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं और अपने मन से क्या, अच्छा करंट लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो x -20, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। इतनी सी बात समझ लो, ये करंट आपने मानी है तो अब इसको फॉलो तो करो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमेशा रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो ये हायर ये लोअर, उसी हिसाब से करंट लिखोगे। x की वैल्यू बढ़िया आएगी, x की वैल्यू आएगी। आप वापस से x की वैल्यू को I1, I2 और I3 में रखोगे तो I1, I2, I3 की वैल्यू आएगी। आपको पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन आपने उल्टी मानी है, कौन सी सही मानी है। इस तरीके से आपको करना है। करो ये वाला सवाल। इसमें आपको सभी ब्रांचों में करंट निकालना है, कितना कितना होगा। सभी ब्रांचों में करंट निकालना है। चलो एक छोटा सा और चेंज कर देता हूँ इसमें। अब करो। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या किया भाई, अपना मेथड फिक्स रखना है। सर्किट देखा, जीरो माना, डिस्ट्रीब्यूट किया, इधर चले बस यहीं कूद पाए -20, यहाँ चले फंस गए, रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ चले फंस गए, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। तो क्या करे भैया, एक्स मान लेंगे और वो जंक्शन लॉ लगा देंगे, ठीक है वो भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर परेशान करेगा, जब इसमें से करंट लिखेंगे ना, तो करंट कैसे लिखेंगे, वो दिक्कत है। तो कई देखो हो जाता है कई बार ऐसा। तो क्या करें यहाँ पे, देखो एक आप बहुत बढ़िया काम ये कर सकते हो। ये 10 ओम और ये वाला 10 ओम दिखाई दे रहा है। ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम किसमें, सीरीज में। देखो जितना भी करंट यहाँ से जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, जितना भी करंट यहाँ से ऐसे जाएगा मान लो अपोजिट डायरेक्शन, वो इसमें से भी जाएगा। मतलब ये 10 ओम और ये 10 ओम सीरीज में है। तो हम इस 10 ओम और इस 10 ओम को हटा के 20 ओम लगा सकते हैं इस ब्रांच में, कहीं पे भी जहां मन करे वहां लगा, तो जहां आपको ठीक लगे कि अच्छा यहाँ बढ़िया। मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से मैंने 10 ओम को हटाया, ये हटा दिया, इसको हटा ही दिया, और ये जो है 10 ओम का, इसको 10 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 20 ओम। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। ऐसा हम कर सकते हैं, सेम ब्रांच में है, सीरीज में है, तो हमने ऐसा कर दिया। उससे क्या होगा कि हमारा केसीएल लगाना आसान हो जाएगा, जंक्शन लॉ लगाना थोड़ा आसान, मतलब उसमें आसानी से हम करंट लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कर दिया मैंने। बस अब क्या है, अब तो हमारा वही फिक्स मेथड है, वही करना है हमें, वही करते हैं, चलिए करते हैं। तो हमने इसमें कहीं पे भी जहां मन किया वहां जीरो मान लिया, एक जगह रेफरेंस मान लिया, ये रहा 0 0 0। रास्ते में कोई भी नहीं है इसलिए सेम पोटेंशियल हो जाएगा। अब यहाँ चले माइनस आया, प्लस लेंगे तो 0 + 5, तो 0 + 5 यहाँ 5 वोल्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ चले रेजिस्टेंस आ गया बीच वाले में, अटक गए, कोई बात नहीं। यहाँ चले प्लस आया, माइनस लगाएंगे, मतलब ज्यादा से कम जा रहे तो कम होगा, यहाँ हो जाएगा -20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पर अटक चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि अच्छा भाई कैसे नहीं, हमें जंक्शन दिख रहा है इसमें, तो हमने बोल दिया भैया ये जंक्शन है, यहाँ का पोटेंशियल x है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी x हो गया, यहाँ का पोटेंशियल भी x हो गया। अब
करंट माननी है तो करंट जैसा मन करे हम वैसा करंट मान सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ से करंट आ रहा है I1 और मान लो यहाँ से करंट जा रहा है I2 और यहाँ से भी करंट जा रहा है I3। तो बेसिकली ऐसे हो गया हमारा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से आ रहा था। तो हमको यहाँ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी I1 बराबर I2 प्लस I3। जरूरी नहीं है ऐसे भी लिखो, आप जैसा मन करे वैसे इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब I1, I2 और I3 की वैल्यू डालो तब बातों का पूरा अच्छे से ध्यान रखना कि क्या कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए अब जल्दी से कमेंट में बताते जाइए कि I1 क्या होगा। तो हमने I1 कैसे लिखना है, सबसे पहले जाओ जिस ब्रांच का करंट है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस के पास जाओ, रेजिस्टेंस के दोनों ओर का वोल्टेज देखो। पहले करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, तो इसका मतलब हायर से लोअर जाता है, तो माइनस क्या लिखते हैं, वी हायर माइनस वी लोअर। तो आप लिखोगे यहाँ पे -20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो भी है 10। ठीक है भैया, अब ऐसे ही I2 लिख के दिखाओ जल्दी से। I2 क्या होगा, चलिए तो हमने I2 लिखना है। I2 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मैंने क्या बोला, जिस ब्रांच में करंट जा रहा है उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि करंट हमेशा रेजिस्टेंस से ही निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के मैंने इधर देखा तो पोटेंशियल है 0, रेजिस्टेंस के उधर देखा तो कुछ पता ही नहीं है, इधर तो बैटरी आ गई फिर, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। तो भैया उधर का x है, x से हम नीचे चले, x से हम नीचे चले तो बैटरी का प्लस टर्मिनल आया तो हमने लगाया माइनस, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, x माइनस 10। यहाँ का पोटेंशियल हो गया x माइनस 10। अब करंट की डायरेक्शन देखो, करंट जा रही है इस तरीके से, मतलब ये वाला पोटेंशियल हो गया हायर और लोअर तो 0 है। तो यहाँ का करंट हम लिखेंगे x माइनस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस I3 बताओ, अब I3 कितना हो जाएगा। तो I3 हमें सिंपल सा दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के दोनों साइड हमें पोटेंशियल भी पता है। ठीक है, अब करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे है, मतलब ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर, तो क्या लिखोगे, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20 है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने x बराबर लिख दिया, आ गया भैया 5/7। अब x की वैल्यू आ गई तो I1, I2 और I3 की वैल्यू भी आ ही जाएगी। तो I1 बराबर कितना हो गया, वैल्यू डालते जाओ, निकालते जाओ, -20 माइनस 5/7। यहाँ पे x बहुत ध्यान रखना, प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि अगर माइनस प्लस उल्टे पुलटोगे तो सारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया I1, ऑब्वियस हमने I1 उल्टा मान लिया है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है वो नेगेटिव में आएगा। I2 भी दिख रहा है नेगेटिव में आएगा और I3 भी दिख रहा है नेगेटिव में आएगा। मतलब हमने सारी करंट इसमें उल्टी पुल्टी मान ली थी, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। सॉल्व कर लो इसे, बताना I1, I2, I3 कितना कितना आया, फिर हम चेक करेंगे कि ये वो सेटिस्फाई हो गया क्या अच्छे से। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू डाल डाल के I1, I2, I3 निकाल ली। हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी एकदम उल्टी पुल्टी मान ली, कोई बात नहीं, पता लग गया हमें, सारे करंट नेगेटिव में आ गए, मतलब सारी करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी मान ली। चलिए ये वाला करो। आप इस चैप्टर में KCL KVL लगाना सीख गए, बस ये चैप्टर हो गया काम इसका। और KCL KVL कैपेसिटर में भी काम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो वही अपनी इच्छा से कहीं भी 0 मान लेते हैं, यहाँ 0 मान लिया, तो यहाँ भी हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0। अब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ हो गया +10, यहाँ हो गया -20, यहाँ हो गया +10। बस आगे चल नहीं सकते, तो यहाँ का मान लिया हमने पोटेंशियल x। करंट अपने हिसाब से मान लो जैसी ठीक लगे, कि यहाँ से करंट आ रही है I1, मान लो कि यहाँ से भी करंट आ रही है I2 और यहाँ से करंट जा रही है I3। जैसा मन करे, मैं हर बार अलग तरीके से मान लेता हूँ ताकि। तो यहाँ पे आ कितना रही है जंक्शन पे करंट, करंट I1 प्लस I2 बराबर I3 हो गया। यहाँ पे इक्वेशन I1 प्लस I2। अगर आपने करंट की डायरेक्शन कुछ और मान ली होगी
तभी x की वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, है ना, तभी तो करंट भी सेम आएगा। अच्छा हाँ, x की वैल्यू कुछ और आ सकती है, माइनस प्लस में अंतर आ सकता है। सही बात है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन इधर उधर मानी है कहीं, जैसे आने की जगह जाने की मान ली, जाने की जगह आने की मान ली, तो x की वैल्यू लिटिल बिट डिफरेंट, बट जो फाइनल i1 i2 i3 आएंगे वो एग्जैक्ट सेम आएंगे। चलिए करते हैं। तो i1 लिखो, i1 कितना हो जाएगा, i1 हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस i2 मैंने क्या लिखा है, अच्छा ये वाला i2 माना है, तो i2 हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10। i3 मैंने ये माना है, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस 20 v हायर माइनस v लोअर अपॉन 10। तो 10 10 10 गया, ये बन गया 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बराबर x प्लस 20। x 0, x आ गया 0। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, घबराने की बात क्या। तो यहाँ से i1 आ गया, x 0 डाल दिया तो आ गया 1 एम्पियर, i2 आ गया 1 एम्पियर, और i3 आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। ठीक है भाई, हमने मतलब इस बार जो करंट की डायरेक्शन मानी एकदम सही मानी, आ गया आंसर। अब पढ़ेंगे हम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये होता है कि जिस बिंदु से आप चले हो वहां पे दोबारा पहुंचोगे तो सेम पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, बात तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है, किरचॉफ बोलता है कि आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा लूप में लगाना है। जहां से चलोगे घूम घाम के लूप में, कैसा भी हो लूप, वो कुछ भी हो सकता है, वहां से चल के वापस से वहीं आ जाना है जहां से आपने स्टार्ट किया। क्या लिखते हुए, पोटेंशियल लिखते हुए, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए आपको जहां से चलना है वहीं लौट के आ जाना है। भैया चलते हैं तो कैसे लिखेंगे इसमें, तो बोलता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे कोई भी पोटेंशियल मान लो। जैसे आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो VA। खैर अपन बाद में वो 0 मानेंगे क्योंकि आप देखोगे VA से VA कट जाएगा। खैर अब ये बोल रहा है कि आप देखो यहां से चले आगे, अब आपने इसको कूदा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। अब अगर माइनस आया तो प्लस लगाओगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा। अगर आप यहाँ, अच्छा ये भी डिसाइड कर लो कि आप चल कैसे रहे हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ मैं ऐसे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, अपनी इच्छा है जैसे चलना है, या आपकी इच्छा है, या आपका मन है कि आपको किसको ए मानना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आपका ये आपका ही मन है कि आपको ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है कि क्लॉकवाइज चलना है, वो आपकी इच्छा है। करंट की डायरेक्शन से या किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी इच्छा है आपको कैसे चलना है। ठीक, आप चले इस तरीके से, आप यहाँ पहुंचे, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ का पोटेंशियल रहेगा VA प्लस V1। यस, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VA प्लस V1। क्यों, क्योंकि माइनस आया तो प्लस लगाया। अब हम आगे चले तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसको कूदा हमने, ये जो भी है, हो सकता है बैटरी हो सकता है रेजिस्टेंस हो, हमें नहीं पता, अभी वो सवाल करेंगे तब मान लेंगे। मैं तो कुछ भी है, लेकिन उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA प्लस V1 माइनस V2 लिखेंगे, क्योंकि प्लस आया तो माइनस लगाया। अब हम आगे चले, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा VA प्लस V1 माइनस V2। अब ये प्लस आया तो माइनस लगाया, माइनस V3। यहाँ से यहाँ आ गए अपन, तो यहाँ का पोटेंशियल ये आ गया। ठीक है, यहाँ VA माना था, उस हिसाब से अपन चलते जा रहे। तो ऐसे घूम के हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा VA, देखना मैं यहीं से लिख रहा हूँ, VA प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3, और यहाँ प्लस लग रहा है ना, अपन ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है तो प्लस लगा देंगे, प्लस V4। इस तरीके से ये बन गई इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई कि VA बराबर VA
तो इक्वेशन अपनी कैसे बनेगी, देखो इक्वेशन ऐसे बनेगी कि आप स्टार्ट हो गए VA, फिर कूदोगे VA प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस V4 बराबर VA। तो आप देखोगे कि फाइनल जहां से स्टार्ट हुई और जहां पहुंचो वो तो कट ही जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया यहाँ पे, V1 प्लस V4 बराबर, ये रिलेशन किसी काम का नहीं है। आपने इक्वेशन कैसे लगाई वो काम का, ये काम की है। रिलेशन तो ऐसे ही बन गया, वो तो आपको ही पता है, प्लस माइनस हमने अंदाजे से कुछ भी मान लिया बस दिखाने के लिए। ये रिलेशन काम की है, जो रिलेशन नहीं, जो ये हमने मेथड लगाया है कि कैसे आपको इक्वेशन लिखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द केवीएल लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप में लगेगा, बिना लूप के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन नाम जिसको दिया ना किरचॉफ लॉ, वो लूप के लिए दिया है कि एक लूप में लगाना है, आपको लूप सेलेक्ट कर लेना है अपने मन से, आप जिस लूप पे चलना चाहो चल सकते हो, वापस आपको वहीं आ जाना है। लूप में करंट सेम होना जरूरी नहीं है, करंट अलग हो कुछ भी हो, ये लॉ हमेशा वैलिड रहेगा, लूप में चल लगाना है आपको, ठीक। तो कैसे लगाना है वो ये रहा, इससे आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जहां से चले वहीं पहुंच गए। अब आपने देखा कि जब भी ऐसा होगा तो ये इनिशियल पोटेंशियल बराबर आ जाएंगे, तो इसको 0 ही मान लो तब भी कोई चलेगा, क्योंकि VA से तो VA लास्ट में कटना ही है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि ये रहा क्वेश्चन, एक लूप है इसमें, मतलब एक पार्ट है सर्किट का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोनों से अलग अलग करंट आ रहा है, कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है, रेजिस्टेंस लगे हैं इसमें, और बैटरी भी लगी है इसमें। अच्छा बैटरी नहीं लगाई, बैटरी भी लगा देते हैं इसमें, यहाँ पे बैटरी भी लगी हुई है। ठीक है, आपको करंट बताना है कि इसमें से कितना करंट होगा, हर ब्रांच में अलग करंट होगा तो अलग, सेम होगा तो सेम करंट बताना है आपको इसमें से। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे लगाएंगे हम वोल्टेज लॉ, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो पहले। चलिए, तो जैसे हमने आपको सिखाया कि जंक्शन लॉ जब लगाया तो उसके क्या थे नियम, भाई साहब क्या करना था आपको। उसमें आपने क्या किया, एक जंक्शन ढूंढा, उसका पोटेंशियल एक्स माना, फिर करंट लिखी, और फिर करंट की इक्वेशन लिख के एक्स की वैल्यू निकाल के करंट निकाल दिया। ये आपने जंक्शन लॉ। इसमें कैसे करना है कि देखो आपके पास एक सवाल मिल गया, आपको इसमें करंट वगैरह निकालनी है ना। अब जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में जंक्शन लॉ बहुत अजीब सा हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल आपको बताएगा कि अब वोल्टेज लॉ लगाओगे या किरचॉफ जंक्शन लॉ। कईयों में दोनों लगा सकते हो, कईयों में एक से ज्यादा आसान पड़ेगा, एक से थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करो तो कैसे लगाया जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप लूप डिसाइड करो। तो हमने यहाँ लूप डिसाइड कर लिया, ये लूप है, इस लूप में हम लगाने वाले हैं, मतलब इस लूप में आप चलने वाले हैं, ठीक है। और चलना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो कि क्लॉकवाइज चलना चाहते हो। आपका मन है कि यार अच्छा रहता है क्लॉकवाइज, शुभ रहता है, क्लॉकवाइज चलेंगे हम, ठीक है। अब आपको, आपने डिसाइड कर लिया, लूप डिसाइड कर लिया, देखो फर्स्ट काम लूप डिसाइड कर लिया, सेकंड काम चलेंगे कैसे डिसाइड कर लिया, थर्ड अब आपको पूरे लूप में करंट फ्लो करानी पड़ेगी अपने मन से। कैसे, आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओगे फ्लो कराना, और फिर उसको फ्लो कराते कराते जिधर जो जा रही है उसको I1 I2 I3 ऐसे मानते हुए और सब जगह से फ्लो करा दोगे। कैसे मैं दिखाता हूँ। अब आपका मन कर रहा है करंट में ऐसे, अब देखो आप चलोगे क्लॉकवाइज, आपने डिसाइड कर लिया। अब करंट जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही फ्लो करानी है, आप करंट जैसा चाहो वैसे फ्लो करा दो। जैसा आपका मन किया कि यहाँ से फ्लो कराना स्टार्ट करता हूँ मैं, कि यहाँ करंट जा रही है I, तो करंट I इधर ऐसे जा रही है, फिर इधर से 3 एम्पियर आ रही है, तो मतलब यहाँ पे करंट कितनी हो गई I + 3,
भाई आप चाहते तो I2 भी मान लेते हैं, आप I2 भी मान सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, बिना मतलब के अननेसेसरी बहुत वेरिएबल सारे बढ़ अननोन जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, वेरिएबल बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से ये करंट I+3 करंट इस तरह से आ रही है, तो यहाँ से कितनी करंट गई, 2 एम्पीयर उधर निकल गई ना, तो ये बन गई I+3 - 2 यानी कि I+1 करंट हो गई है। अब I+1 करंट इस तरीके से आ रही है, फिर यहाँ से I+1 - 2 करंट 2 बाहर निकल गई, तो I-1 हो गया है। समझ में आया कैसे किया? I+1 करंट इधर से आ रही थी, 2 करंट वहां चली गई, मैंने -2 कर दिया, इसमें -2 कर दिया, I- करंट आ गया। और इधर से I-1 करंट आ रही है, I-1 करंट आ रही है, और फिर इसको 1 मिल जाएगी, तो ये इधर से I करंट फ्लो हो जाएगी। मतलब ठीक है भाई, ओके। तो करंट फ्लो करा दिया आपने। जिस लूप में आपको चलना है, उस लूप की जितनी भी ब्रांचेज हैं, उससे कतई फर्क नहीं पड़ता कितनी ब्रांच है, पर हर ब्रांच का करंट आपको पता होना चाहिए। चलने के लिए करंट जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर हमें रेजिस्टेंस कूदना है तो करंट पता होनी चाहिए। अब भले से वो अननोन करंट है, पर करंट तो है। इस तरीके से बस अब आपका अगला काम है चलना, सिर्फ और सिर्फ चलना। अब आपको सिर्फ चलना है। तो समझ में आई इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले लूप डिसाइड किया, दूसरी बात उसमें कैसे चलना है वो डिसाइड किया, तीसरी बात उसमें करंट आपको ही फ्लो करानी पड़ेगी। जैसे वहां पे आपने जंक्शन का पोटेंशियल आपको ही मानना पड़ा ना एक्स, फिर I1 + I2 + I3 आपको ही मानना पड़ा, वैसे ही यहाँ पे भी करंट आपको ही फ्लो करानी पड़ेगी पूरे लूप में। फिर आपको बस चलना है। अब चलना तो बड़ा ही आसान है। कैसे? कोई भी पॉइंट एक चूज कर लो, पॉइंट ए, ठीक है, और आपने जैसे चूज किया मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, तो बिल्कुल क्लॉकवाइज लो। यहाँ का पोटेंशियल आपका मन करे तो 0 मानो, आपका मन करे तो VA मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मन किया VA पोटेंशियल है, तो यहीं से चलना स्टार्ट करूंगा, है ना। अच्छा, एक बात और, आप नए हो तो अब जैसे आपने आपकी करंट इस तरह मान ली, अब करंट इसमें से ऐसे जा रही है, तो आपको प्लस और माइनस उसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे भी। करंट की डायरेक्शन में हायर से लोअर जाता है, तो ये प्लस ये माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया। बैटरी के लिए तो फिक्स होता है ये प्लस ये माइनस। करंट ऐसे जा रहा है I-1, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। इसमें भी I करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि आपके चलने से प्लस माइनस का कोई रिश्ता नहीं है। प्लस माइनस का रिश्ता है करंट की डायरेक्शन से। आपका मन करे तो उल्टा चल के देख लेना, आंसर सेम आएगा। अब बस चलना है, इतने कार्यक्रम हो गए, सजावट हो गई पूरी, अब बस खेल। तो चले, तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VA, ठीक। चले, अब कूदना है, प्लस आया है तो माइनस लगाओ, I × R, I हो गया I+3 × R, रेजिस्टेंस हो गया 3। फिर आगे चले, यहाँ आ गई, प्लस आया तो वापिस से माइनस लगाओ, ये हो गया I+1 और रेजिस्टेंस हो गया 4। फिर हम आगे चले, यहाँ पे माइनस आया तो प्लस लगाओ, बैटरी को कूदा 2, फिर प्लस आया तो माइनस लगाओ, करंट है I-1 और रेजिस्टेंस है 1, ठीक है। आगे चले, आगे यहाँ पहुंचे, वापस से यूं चल रहे हैं ना अपन, तो प्लस पड़ रहा है तो माइनस लगाना पड़ रहा है। अपोजिट चलोगे तो माइनस पड़ेगा तो प्लस लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। आप ऐसे चल रहे हो, प्लस पड़ा तो माइनस, माइनस लगाया, यहाँ का करंट है I और रेजिस्टेंस है शायद 2। और देखो क्या किया आपने, पहले यहाँ कूदे, फिर यहाँ कूदे, फिर सीधे चले, फिर यहाँ कूदे, यहाँ कूदे, और फिर यहाँ कूदे और यहाँ पहुंच गए। तो फाइनली पोटेंशियल वहां का कितना है, VAE तो है। तो मतलब ये सब बराबर हो गया VA के। जहां से चलना स्टार्ट किया, हम पहुंच गए, VA से VA कट गया, I की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी से बताओ क्या आएगी। तो यहाँ हमने निकाला, I की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब आपको हर ब्रांच की करंट निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। I की वैल्यू को -1 रखो, बस हो गया काम। तो जब I की वैल्यू को -1 रखोगे, I-1 का मतलब पहली बात तो जो I है, अब बस -1 रखते जाओ। तो यहाँ पे I की वैल्यू -1 रखी, तो माइनस करंट नहीं हो सकता, इसका मतलब वो डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये करंट इस तरीके से आ गई 1 एम्पियर यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे I की वैल्यू माइनस रखी तो -2 हो गई, तो मतलब यहाँ से अब 1 + 1 2 एम्पियर हो गया यहाँ पे। वेरी गुड, 2 2 2 2 चला, 2 इधर निकल गया, तो बेसिकली यहाँ इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है। यहाँ पे करंट कितना हो गया, 0, हद है, ठीक है। तो यहाँ से फिर कितना हो गया I-, तो इसमें 2 एम्पियर करंट हो गया, ठीक है भाई। यहाँ का करंट सही आ गया 2 एम्पियर, ठीक। तो हो गया सेटिस्फाई हर जगह से। 2 करंट ऐसे आ रहा था, ऐसे निकल गया, इसमें हो गया 0, बात खत्म। इधर से तो बेसिकली यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, 3 आया, 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, फिर यहाँ 2 हो गया, इधर निकल गया, और ये ऐसे करके इधर निकल गया। देखा, हो गया मजेदार।
सिंपल है ना। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एंड VA माइनस VB निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A एंड B। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, इसमें आप KCL भी लगा सकते हो, KVL भी लगा सकते हो, या आपकी इच्छा है। बट अभी हम चूंकि KVL सीख रहे हैं तो इसको पहले KVL से कर देते हैं, फिर आप बाद में इसको KCL से भी करना। देखो KCL से तो बहुत ही आसान हो जाता है, खैर KVL से भी आसान है। ये 1 ओम और ये 2 ओम तो सीरीज में आ जाते हैं, है ना। इनको हटा के 3 ओम कर देते, यहाँ पे 3 और 1 को हटा के 4 ओम कर देते। बस ये इसको ब्रांच, इसको जंक्शन मान लेते, इसको जंक्शन मान लेते, इस पॉइंट को, और करंट लिख देते I1 I2, और एक इक्वेशन बनती, सॉल्व हो जाता, खत्म। पर अभी हम KVL से कर लेते हैं इसको सॉल्व पहले। तो KVL के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लूप डिसाइड करना है और करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। तो हो सकता है आपको एक इक्वेशन भी लिखनी पड़े, अगर अननोन ज्यादा रहे तो हो सकता है कि 2 इक्वेशन भी लिखनी पड़े। तो पहले आप करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लो इस पूरे लूप में, इस पूरे सर्किट में। तो मान लो यहाँ का करंट I है, देखना ध्यान से, करंट I इस तरह से चला चला, यहाँ पे पहुंचा, करंट I है ना, यहाँ करंट I। अब यहाँ पे करंट I 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लो इधर गया I1, तो इधर कितना मान लें अपन, I माइनस I1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे I1 गया, यहाँ I माइनस I1 गया, ये इस तरीके से घूम के ऐसे आए, और ये यहाँ पे ऐसे आए, यहाँ पे दोनों मिल गए और फिर ऐसे आई। तो मतलब ये मैंने सभी ब्रांचों में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपको ये बताना है, आपको डिसाइड करना है कि आप लूप कितना मान रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे अननोन कितने बन रहे हैं, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी 2 अननोन तो आ ही गए, I और I1। बहुत कोशिश होगा, मतलब यहाँ पे मैं चाहता तो I1 और I2 मान लेता तो 3 अननोन हो जाते, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे वाले करंट को हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट I आ रहा है, I1 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1। फिर भी 2 अननोन तो बन ही गए, मतलब आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेंगी। हाँ सर। तो आपको 2 लूप मानने पड़ेंगे। अब आपकी इच्छा है कि आप एक लूप ये आधा ट्रायंगल मानते हो, दूसरा लूप आप बचा कुचा ट्रायंगल मानते हो, या आप एक लूप ये बड़ा वाला मान लेते हो और एक और लूप आप ये वाला कोई सा, वो आपकी इच्छा है, आप कौन सा लूप मानते हो। ठीक, तो क्या माने इसमें, बताओ कौन सा लूप माने, आधा आधा ट्रायंगल मान ले कि एक तो ये बड़ा लूप मान ले पूरा। आधा आधा। अब वो आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, है ना, आंसर सेम आएंगे। तो मेरा मन कर रहा है कि एक तो मैं बड़ा लूप मान लूं ये पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े वाले लूप के लिए तो लूप का नाम रख लेते हैं अपन A B C D। तो सबसे पहले यहाँ मैं लूप A B C D A के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, और जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से मैं चलूंगा भी। पहले A से B पे जाऊंगा, B से C पे जाऊंगा, C से D पे जाऊंगा, और D से वापस A पे आऊंगा। तो लूप A B C D A, ठीक है। तो A पे चले, A का पोटेंशियल हमने मान लिया ये ठीक है। अब मैं आगे चला इस तरीके से, तो मैं आगे चला तो यहाँ का यहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब देखो करंट की दिशा आपने एक बार मान ली ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्लस माइनस लिखने पड़ेंगे। बैटरी में तो बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, रेजिस्टेंस में इसको प्लस इसको माइनस लेना पड़ेगा। ओके, फिर बैटरी आ गई, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। आप अभी सीख रहे हो इसलिए बाद में तो फिर आपको मुंह जबानी मतलब लिखते जाओगे इक्वेशन, आपको याद रहेगा कि प्लस लगाने की माइनस। लेकिन अभी हम लिख लेते हैं करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, तो ये प्लस ये माइनस। अच्छा, करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ठीक है। यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, हो गया इसका काम। यहाँ भी लिख लेते हैं करंट इस तरीके से आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस। ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो बैटरी में तो फिक्स होता है प्लस माइनस, रेजिस्टेंस में लगाना पड़ता है। चलिए अब लिखते जाइए। ए से बी पे गए तो क्या लिखा मैंने, -2 माइनस आई इंटू आर, तो आई इंटू 2, ये बी पहुंच गया। अब मेरे को चलना है बी से सी, तो +1 माइनस आई इंटू आर, तो आई हो गया आई माइनस I1 इंटू आर, मैंने 1 ओम ले रखा है तो 1। अब मुझे चलना है सी से डी, तो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। तो मैं लगाऊंगा, फिर प्लस आया तो माइनस, करंट है I माइनस I1 इंटू 3, ठीक। मैं कहां तक पहुंच चुका हूं,
मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ तक। उसके बाद यहाँ -3 और बच गया क्या? ओके, फिर यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब मैं यूं चलूंगा D से A, तो ये प्लस है तो मैं लिखूंगा -I × R I नहीं पता, R तो मुझे पता है 1, और फिर माइनस आया तो +5, बाप रे, तो +5 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई, देख लो। ठीक है इक्वेशन। अब दूसरा लूप हम चूज करते हैं, अगले लूप के लिए इक्वेशन लगाएंगे। तो अब मैं लूप जो मन करे, अब मैं लूप ये वाला ले लेता हूँ, ABDA। तो मैं लूप अब चलूंगा ABDA, तो वही A से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा VA -2 -I × 2, B पे पहुंच गया। अब B से इधर जाना है, तो ये हो जाएगा -I1 × 2, D पे पहुंच गया। अब D से A पे जाना है, तो -I × 1 + 5 बराबर 0। ये दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, दो अननोन। ओ सॉरी, एक गड़बड़ कर दी, देखिए आपने। वापिस से A पे पहुंचे ना, तो यहाँ का पोटेंशियल VA माना है, तो VA लिखो ना। 0 वो मैं दरअसल 0 ही मानता हूँ हमेशा, तो वो 0 क्या आता है भाई, जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ का पोटेंशियल 0 ही मानता हूँ, तो वो लास्ट में वो 0 ही आ जाता है। लेकिन अभी हमने VA माना है ना भाई, यहाँ का पोटेंशियल हमने VA माना है, तो यहाँ लिखा ना मैंने VA, तो VA लिखता 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 जब वापस घूम घाम के यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे बराबर VA करना पड़ेगा, और इसमें भी इस तरह से घूम के पहुंचा तो वापस VA करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो अननोन, VA से VA कट जाएंगे, I निकालो, I1 निकालो, आपका आंसर सॉल्व और खत्म सवाल। कर लोगे? जल्दी बताओ I और I1 कितने आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए KCL बहुत आसान पड़ता है। आप इस पॉइंट को जंक्शन मान के करंट लिख देते, तुरंत जंक्शन लगाते, x की वैल्यू आती है और फटाफट फटाफट करंट आते हैं। तो किसी सवाल में KCL सिंपल पड़ता है, किसी में KVL पड़ता है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही सीखने को मिलेगा।